पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक कॉम्प्लिकेटेड केस में पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि ये खुदकुशी है या कत्ल। शेरलॉक ने अपनी समझदारी और वॉटसन की मदद से पता लगाया कि साइको किलर ने ही चारों लोगों का कत्ल किया था। इतना ही नहीं, उसने खूनी को पकड़ भी लिया था। इस बार उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस आया है। चलिए देखते हैं कि शेरलॉक और वॉटसन इस केस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। लंदन के एक म्यूजियम में कई पुरातन कलाकृतियां रखी होती है। वहाँ सुलिन याओ नाम की एक लड़की विजिटर्स को एक्सप्लेन करती है कि ये कलाकृतियां लगभग 400 वर्ष पुरानी है। सुलिन याओ को पुरातन चीजों में बहुत ही लगाव है और इन चीजों को और कोई हाथ नहीं लगा सकता। सुलिन याओ अपने हाथ से इन्हें साफ करती है तो वो एकदम चमकने लगते हैं। सुलिन याओ का कलीग उसे बहुत ही पसंद करता है और पूछता है कि क्यों ना हम दोनों बाहर जाकर थोड़ा ड्रिंक ले लें, लेकिन कई बार पूछने पर भी वो साफ इनकार कर देती है। अब रात को भी सुलिन याओ म्यूजियम में ही होती है। तब वहाँ एक आवाज आती है। सुलिन याओ चौंक जाती है क्योंकि इस वक्त विजिटर्स अलाउ नहीं है। वो जरा घबराकर पूछती है कि वहाँ कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वो धीरे से बाहर जाती है तो एक स्टैचू को कपड़े से कवर किया होता है। इसे इस तरह किसने बांध कर रखा है, ये सोचकर वो कपड़ा हटाती है और न जाने उस स्टैचू में क्या देखती है। वो बहुत ही डर जाती है। अगले दिन वॉटसन दुकान जाकर ग्रोसरीज खरीदता है, लेकिन उसका कार्ड काम नहीं करता। वो मायूस होकर घर लौट आता है। शेरलॉक पूछता है कहाँ गए थे यार? दुकान गया था शेरलॉक, लेकिन मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है। क्या तुम्हारे पास कैश है? कैश तो नहीं है वॉटसन, लेकिन तुम मेरा कार्ड जाओ। और तुम क्या कुर्सी पर चिपके रहोगे? सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तब शेरलॉक आंखें बंद करके सोचने लग जाता है। एक्चुअली जब वॉटसन दुकान गया था तो यहाँ पर शेरलॉक और एक मास्क वाले आदमी के बीच घमासान लड़ाई हुई थी। अब उससे निपटकर शेरलॉक अभी अभी कुर्सी पर बैठा है। इस बात से बेखबर वॉटसन उसको खरी खोटी सुना रहा था। फिर वॉटसन शेरलॉक का कार्ड लेकर वापस दुकान जाता है और जब वो लौटता है तो शेरलॉक लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तब उसे बैंक से मेल आता है कि यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। तब वॉटसन चौंक कर पूछता है ये मेरा लैपटॉप है ना? इसे तो मैंने अंदर रखा था। हाँ वॉटसन, मैंने इसको बाहर निकाला है, लेकिन इसका पासवर्ड? देखो यार वॉटसन, मैं कौन हूँ? शेरलॉक होम्स हूँ ना। तुम्हारा पासवर्ड तो मैं 1 मिनट में गैस कर सकता हूँ। अब ज्यादा बकबक मत करो और मेरी बात सुनो। वॉटसन कहता है कि मैं इससे तुम्हारे साथ बेकार नहीं बैठ सकता, मुझे कोई काम चाहिए। लेकिन शेरलॉक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कुछ सोच रहा होता है। अरे ओ शेरलॉक, मैं क्या दीवार से बात कर रहा हूँ? तुम जवाब क्यों नहीं देते? सुनो वॉटसन, मुझे तुरंत बैंक जाना होगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चलता हूँ यार, वैसे भी मेरे पास और कोई रास्ता तो बचा है नहीं, लेकिन मुझे कुछ तो पैसे दे दो। और इस तरह बड़बड़ाता हुआ वॉटसन शेरलॉक के साथ चला जाता है। बैंक के अंदर शेरलॉक हर चीज को ध्यान से देखता है। वहाँ शेरलॉक को उसका पुराना दोस्त सेबेस्टियन मिलता है और पूछता है कि क्यों शेरलॉक, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिले हो। और ये कौन है? शेरलॉक कहता है कि ये मेरा दोस्त वॉटसन है। और वॉटसन तुरंत कहता है कि मैं इसका दोस्त नहीं हूँ, मैं भी एक डिटेक्टिव हूँ और इससे बेहतर सोच सकता हूँ। इस तरह बातें करते हुए वो बैठ जाते हैं। अब इससे पहले कि सेबेस्टियन कुछ बोल पाता, शेरलॉक कहता है लगता है तुम बहुत मौज में हो, महीने में 2-3 बार तो पूरी दुनिया घूम ही लेते हो। सेबेस्टियन शेरलॉक को खूब जानता है और कहता है वाह शेरलॉक, तुमसे कौन सी बात छुपी रह सकती है, लेकिन तुमने ये कैसे पता लगाया? क्या मेरी टाई में किसी दूसरे देश का सॉस लगा हुआ है या मेरे शूज में किसी दूसरे देश का कीचड़ लगा हुआ है? वो कौन सा क्लू है जिससे तुमने ये पता लगाया? अब शेरलॉक बड़े ही आराम से कहता है मुझे इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी यार, बाहर तुम्हारी पीए बैठी हुई थी, उसी से बातों बातों में मैंने पूछ लिया और उसने बता दिया। तो उसका दोस्त कहता है ओह ये हुई ना बात। शेरलॉक, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है, लगता है हमारे बैंक में कोई आया था। वॉटसन पूछता है कि क्या कोई चोरी हुई? सेबेस्टियन कहता है कि कुछ चोरी तो नहीं हुई, लेकिन कोई एक मैसेज छोड़ गया है। इस बैंक के एक्स चेयरमैन का एक मेमोरियल है, उस एरिया में कोई घुसा और चेयरमैन की फोटो में उसकी आंखों पर येलो पेंट लगा गया है। यही नहीं, वहाँ कुछ सिंबल्स भी बने हुए हैं। अब शेरलॉक उन्हें ध्यान से देखता है। फिर सीसीटीवी का फुटेज देखते हैं जिससे साफ पता चलता है कि वहाँ कोई जरूर आया था, लेकिन लगभग 1 मिनट का फुटेज उससे मिसिंग होता है। अब शेरलॉक पूछता है कि इस बैंक में आने जाने के कितने रास्ते हैं? उसका दोस्त कहता है कि यहाँ आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी हमने लॉक कर दिया था। यहाँ का हर दरवाजा, शेल्फ, यहाँ तक कि टॉयलेट्स भी लॉक कर दिए गए हैं और उन एक्सेस कार्ड के बिना नहीं खोला जा सकता। मेरे ख्याल से बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम में प्रॉब्लम है। अगर तुम इसका पता लगा सकते हो तो तुम्हें मैं मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। ये लो एडवांस चेक। अब शेरलॉक कहता है यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस केस को सॉल्व तो जरूर करूंगा क्योंकि ये मुझे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन वॉटसन का दिल नहीं मानता और कहता है सेबेस्टियन, शेरलॉक तुमसे पैसे लेने में शर्मा रहा है, लेकिन तुम मुझे चेक दे दो, मैं बाद में उसको दे दूंगा। अब चेक लेकर वॉटसन का चेहरा बहुत ही खिल उठता है। चलो भाई, आखिरकार कुछ पैसे तो हाथ लगे। और सोचता है कि मुझे तो लगा था कि मैं शेरलॉक के साथ बेगारी भाग दौड़ कर रहा हूँ। शेरलॉक उस चेयरमैन की फोटो और सिंबल की फोटो खींचता है। फिर वो गैस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर खिड़कियों को देखता है, लेकिन इतनी ऊंचाइयों पर खिड़की से कोई अंदर नहीं आ सकता। अब वो मेमोरियल के बाहर स्टाफ की डेस्क को देखता है। वहाँ से वो
मेमोरियल को बार बार झांक कर देखने लगता है और वहाँ के लोग उसको पागल समझते हैं, लेकिन शेरलॉक उन पर ध्यान नहीं देता और अपना काम कर रहा होता है। अब इस तरह करते हुए वो एक डेस्क पर पहुंच जाता है जहाँ से उसको चेयरमैन की फोटो नजर आती है। तब उसे पता चलता है कि ये वैन कुन की डेस्क है जो हांगकांग डेस्क हेड है। अब शेरलॉक को एक क्लू मिल जाता है और वो बाहर आता है। वॉटसन भी उसके साथ आता है और पूछता है, शेरलॉक मुझे एक डाउट है, तुमने कैसे कहा कि सेबेस्टियन महीने में 2 बार दुनिया घूम कर आता है? मुझे पता है कि तुमने उसकी पीए से बात नहीं की थी, बताना यार, मुझे भी तो कुछ सीखना है। शेरलॉक कहता है कि यार सेबेस्टियन के हाथ में जो घड़ी थी उसमें टाइम तो ठीक था, लेकिन डेट गलत थी। उसने 2 दिन पहले की डेट सेट कर रखी थी। मतलब ये कि वो दुनिया के कई देशों में जाता रहता है और घड़ी का टाइम तो वो बदलता है लेकिन डेट बदलना भूल जाता है। अच्छा ये तो मैं समझ गया, लेकिन महीने में 2 बार जाता है, ये कैसे पता लगाया? देखो, उसने नई ब्रेटलिंग वॉच पहनी हुई थी जो इस महीने लॉन्च हुई है और उसे खरीदने के बाद अगर उसमें 2 दिन का डिले दिख रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो महीने में 2 बार दुनिया घूम रहा है। लेकिन लगता है वॉटसन तो समझ गया, लेकिन क्या आप शेरलॉक की बात समझ गए? अब तक तो आप आधे शेरलॉक ना सही पर पाओ शेरलॉक तो बने गए होंगे। कमेंट से बताइए कि क्या शेरलॉक का गैस सही है। अब वॉटसन कहता है, लगता है इस बार तुम्हें कोई क्लू नहीं मिला। अच्छा क्यों नहीं मिला वॉटसन? मुझे मिला है, हमें अब वैन कुन नाम के आदमी से मिलना है। अच्छा तुम्हें कैसे पता कि वैन कुन ही हमारा अगला क्लू है? ध्यान से सुनो वॉटसन, उस मेमोरियल में चेयरमैन की आंखों को पेंट से बंद किया गया है। दरअसल वो एक मैसेज है जो वे इस बैंक के किसी स्टाफ को देना चाहते थे। उनका इरादा यही था कि अपने डेस्क पर बैठे बैठे वो इस मैसेज को पढ़ सकें। शेरलॉक मेरे ख्याल से तो उस मैसेज को वहाँ के कई डेस्क से पढ़ा जा सकता है। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो मैसेज वैन कुन के लिए ही छोड़ा गया था? शेरलॉक कहता है कि टाइम पर ध्यान दो वॉटसन, फोटो की आंखों पर वो येलो पेंट रात को ठीक 11:34 पर लगाया गया था और वही 1 मिनट सीसीटीवी फुटेज में गायब हुआ है। वैन कुन नाम के इस आदमी का काम ठीक 11:34 को ही शुरू होता है क्योंकि वो हांगकांग डेस्क का हेड है। जिसने भी पेंट किया है वो चाहता है कि वैन कुन उस मैसेज को देखे। तो अब हमें वैन कुन से मिलने जाना होगा और ये सोचकर दोनों तुरंत वहाँ से निकलते हैं। वैन कुन एक बड़ी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर के निचले वाले फ्लोर पर रहता है। ये लोग बिल्डिंग के बाहर कॉलिंग बेल बजाते रहते हैं लेकिन वैन कुन का कोई जवाब नहीं आता। वॉटसन कहता है कि शायद वो घर पर नहीं है, क्यों ना हम यहीं बैठकर उसका इंतजार करें। इसकी जरूरत नहीं है वॉटसन, क्योंकि वैन कुन के घर के ऊपर की फ्लैट पर एक नया किराएदार आया है। अच्छा ये तुम कैसे जान गए शेरलॉक? ये लेबल देख रहे हो, एकदम नया लगता है। फिर वो उनका कॉलिंग बेल बजाता है तो एक औरत हेलो कहती है। अब शेरलॉक अपना नाटक शुरू करता है कि हाय मैम, मैं आपके फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में रहता हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं। और वो औरत जवाब देती है कि हम लोग हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ओह ओके ओके ओके, दरअसल मैं अपने फ्लैट की चाबी भूल गया था। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बालकनी से होकर अपने घर के अंदर जाना चाहता हूँ। और इस तरह उस औरत को फुसलाकर शेरलॉक बालकनी में चला जाता है और वहाँ से नीचे वैन कुन के फ्लैट में पहुंच जाता है और वहाँ की हर चीज को शेरलॉक अच्छी तरह से चेक करता है। वॉटसन घर के बाहर खड़ा रहता है और कहता है यार शेरलॉक अंदर से दरवाजा तो खोल, लेकिन शेरलॉक नहीं सुनता और अपने काम में लगा रहता है। तब वो देखता है कि वैन कुन मरा पड़ा है और उसके हाथ में गन है। लगता है उसने खुदकुशी की थी। शेरलॉक पुलिस को कॉल करता है और सोचता है कि उसका दोस्त ऑफिसर ग्रेग आएगा, लेकिन ग्रेग के बजाय कोई और ऑफिसर आता है जो एकदम खड़ूस होता है। वो शेरलॉक के मुंह पर बोल देता है कि किसी भी एविडेंस को तुम हाथ मत लगाओ। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके इस नतीजे पर पहुंचती है कि वैन कुन ने खुदकुशी की है और इसी रिपोर्ट के साथ वो केस को क्लोज करने वाले होते हैं। पर शेरलॉक उनसे कहता है कि ये खुदकुशी नहीं, कत्ल है। नया ऑफिसर कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये तुम कैसे कह सकते हो? सुनो ऑफिसर, वैन कुन लेफ्ट हैंडेड था लेकिन उसके सर के राइट साइड पर गोली लगी है। क्या वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में घुमाकर शूट करेगा? इसका मतलब उसे किसी और ने शूट किया है। वॉटसन और पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसे तुम लेफ्ट हैंडेड क्यों बता रहे हो? फिर शेरलॉक कहता है कि अपनी आंखें फाड़कर जरा आसपास देखो ऑफिसर, फोन के लेफ्ट साइड पर पेपर और पेन है। मतलब ये कि वैन कुन राइट हैंड से फोन उठाता था और लेफ्ट हैंड से लिखता था। कॉफी टेबल पर देखो, उसके कप का हैंडल लेफ्ट साइड पर है और वो लेफ्ट हैंड से ही कप उठाता था। चार्जर का वायर भी लेफ्ट साइड पर लगा है। किचन में ब्रेड के लेफ्ट साइड पर ही चाकू है, तो उसने ब्रेड को लेफ्ट हैंड से ही काटा था। और इन बातों से पता चलता है कि वो लेफ्ट हैंडेड ही था। अगर उसने खुदकुशी की होती तो वो लेफ्ट हैंड से गन पकड़कर खुद को मार डालता, लेकिन उसे गोली राइट हैंड से लगी है। ऑफिसर जरा शांत होकर कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन उसके हाथ में एक गन है, ये तो देखो। वो कहता है कि हाँ ऑफिसर, गन तो है और वो किसी और का इंतजार कर रहा था। उसे शूट करने के लिए वैन कुन बिल्कुल तैयार बैठा था और उसके आते ही वैन कुन ने उसको शूट भी किया, लेकिन गोली खिड़की से बाहर चली गई थी। उसके बाद उसने वैन कुन को शूट कर दिया। पर पुलिस ऑफिसर कहता है ये हवा में ताजमहल मत बनाओ, जो कहानी तुम बता रहे हो क्या उसका कोई प्रूफ है? शेरलॉक कहता है प्रूफ चाहिए तो वैन कुन के सर से बुलेट निकालकर उसको फॉरेंसिक टेस्ट करवा लीजिए। वो बुलेट वैन कुन की गन की हो ही नहीं सकती, इसे जरूर किसी और ने शूट किया है।
है। शैलोक का सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि खूनी अंदर आया कैसे, क्योंकि शैलोक तो ऊपर के घर की बालकनी से ही फ्लैट में पहुंचा था और खूनी ने वो रास्ता तो अपनाया नहीं, तो फिर वो फ्लैट में आया कैसे। इस बारे में शैलोक बहुत ही सोचता है। फिर शैलोक और वॉटसन वैनकून की मौत की खबर सेबेस्टियन को देते हैं। सेबेस्टियन शॉक में पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो, वो तो बहुत ही टैलेंटेड आदमी था, एक दिन तो उसने $5 मिलियन ट्रेडिंग में गवा दी थी और हम सभी ने उसको बहुत ही ताने मारे थे कि तुम्हारी वजह से इतना बड़ा लॉस हो गया, लेकिन उसने सिर्फ एक ही हफ्ते में पूरे पैसे वापस कमा कर दिखाए। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उस जैसा आदमी खुदकुशी कर सकता है। शैलोक कहता है, खुदकुशी नहीं, उसे खून कहिए। क्या कहते हो शैलोक? हाँ सेबेस्टियन, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम पुलिस पर जरा प्रेशर डालोगे तो वो और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि शैलोक, ये मेरा काम नहीं है, मैंने तुमसे हमारे बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम का बग ढूंढने को कहा था और तुम सिर्फ वही करो, मैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में दखल नहीं देने वाला। ये कहकर सेबेस्टियन वहां से जाने लगता है। वॉटसन हैरान होकर कहता है कि इस आदमी को तो अपने बैंक के एम्प्लॉयज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अब सेबेस्टियन का बिहेवियर देखकर शैलोक को भी गुस्सा आता है। रात हो जाती है और तभी ब्रेन नाम का एक जर्नलिस्ट लाइब्रेरी से घर लौट रहा होता है। किसी चीज को देखकर वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अब घर के अंदर जाने पर पता चलता है कि घर में कोई है और उसका डर और भी बढ़ जाता है। इस वक्त नेशनल म्यूजियम में सुलिन याओ का कलीग काम कर रहा होता है। उसे एक प्रोजेक्ट दिया गया है। वो पूछता है कि ये तो सुलिन याओ का प्रोजेक्ट है ना, ये मुझे क्यों दे रहे हैं। उसे कहा जाता है कि सुलिन याओ काम छोड़कर चली गई है, इसलिए ये प्रोजेक्ट अब तुम्हें ही करना होगा। वो उदास हो जाता है क्योंकि सुलिन याओ उसको बहुत ही पसंद थी और वो उसको हमेशा ड्रिंक के लिए बुलाया करता था, लेकिन सुलिन याओ ने कभी भी उसकी बात नहीं मानी थी। अगले दिन वो सुलिन याओ के घर जाकर कॉलिंग बेल बजाता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। फिर वो एक पेपर में कुछ नोट्स लिखकर दरवाजे के नीचे खिसकाकर चला जाता है। यहाँ डॉक्टर वॉटसन एक हॉस्पिटल में इंटरव्यू अटेंड कर रहा होता है। उसका रिज्यूम देखकर इंटरव्यूअर सारा बड़ी तारीफ करती है कि वाओ सर, हम आपकी क्वालिफिकेशन से बहुत ही इंप्रेस्ड हैं, आप कभी भी काम पर ज्वाइन कर सकते हैं। काम ही नहीं, वॉटसन को सारा भी बहुत पसंद आ गई है। भाई ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ये सोचकर वॉटसन बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मैं तो कल से ही ज्वाइन करने को तैयार हूँ, और इसी खुशी के साथ वो घर लौटता है। यहाँ शैलोक गहरी सोच में होता है कि उस फोटो पर पेंट करके कोई क्या मैसेज देना चाहता है। यही नहीं, कोई वैनकून का खून क्यों करेगा। तभी वॉटसन अंदर आकर पूछता है कि क्या तुम्हें कोई क्लू मिला। हाँ क्लू तो मिला है, लेकिन पहले अपने इंटरव्यू के बारे में तो बताओ। हाँ इंटरव्यू तो अच्छा था और वो भी अच्छी थी। कौन अच्छी थी भाई? और मेरा मतलब काम करने की जगह भी अच्छी थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अब शैलोक समझ जाता है, लेकिन फिलहाल इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो वॉटसन को एक ऑनलाइन न्यूज दिखाता है जिसमें ब्रेन नाम के जर्नलिस्ट अपने घर में मरा हुआ पाया जाता है। घर के सारे दरवाजे अंदर से लॉक किए गए थे। पता नहीं कौन घर के अंदर घुसा और उसका खून कर दिया। बिल्कुल इसी तरह वैनकून भी मरा था। मतलब वैनकून का खूनी और ब्रेन का खूनी दोनों में एक ही आदमी है। अब दोनों पुलिस ऑफिसर को ये बात बताते हैं, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता। शैलोक कहता है कि मेरी बात पर विश्वास मत करो, लेकिन मेरे साथ ब्रेन के घर तो चलो, सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। फिर तीनों ब्रेन के घर जाते हैं और शैलोक वहाँ हर तरफ क्लूज ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ती है। ब्रेन का घर 4th फ्लोर पर होता है। अब इन बातों को जोड़कर शैलोक एक नतीजे पर पहुंचता है और कहता है, ऑफिसर हमें पता चल चुका है कि खूनी किस टाइप का आदमी है। अच्छा तो बताओ किस टाइप का आदमी है। शैलोक कहता है कि ध्यान से सुनो, खूनी ऊंची दीवारों पर चढ़ सकता है और बहुत ही ऊंचाई से नीचे कूदने में बिल्कुल एक्सपर्ट है। मतलब वो खूनी स्पाइडरमैन जैसा ही आदमी है। हाँ, और यही आदमी ऊंची बिल्डिंग चढ़कर बैंक में भी आया था। वैनकून का घर भी ऊंचाई पर ही है। ब्रेन का घर भी 4th फ्लोर पर है। इसका मतलब यही है कि खूनी स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़कर आया था। अब ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है। तब शैलोक वहां रखी हुई एक बुक खोलता है और उसको खोलते ही शैलोक को एक क्लू मिलता है। दरअसल ब्रेन कल ही लाइब्रेरी से वो बुक लाया था और घर आते ही मारा गया था। बुक में कल की डेट को देखकर शैलोक के बाद जान जाता है और वॉटसन को लेकर लाइब्रेरी में जाता है। लाइब्रेरी में इस बुक का शेल्फ देखने पर शैलोक और वॉटसन चौंक जाते हैं, क्योंकि शेल्फ पर बिल्कुल वैसा ही सिंबल बना होता है जैसा बैंक में था। अब दोनों घर लौट आते हैं। एक बात तो साफ है कि खूनी ने बैंक जाकर कुछ सिंबल्स बनाए थे और उन्हें देखकर वैनकून डरकर घर चला गया और सारे दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन कुछ ही देर में खूनी ने वैनकून का कत्ल कर दिया और इसी तरह ब्रेन ने भी लाइब्रेरी में जो सिंबल देखे उसको डरकर घर चला गया। खूनी उसके घर जाकर पहुंचा और उसका भी खून कर दिया। वॉटसन कहता है, लेकिन शैलोक खूनी कत्ल क्यों कर रहा है? इसका जवाब इस सिंबल में है वॉटसन, और हमें इन सिंबल को रिकॉर्ड करना होगा। अगले दिन दोनों सिंबल्स के बारे में जानने ग्राफिटी आर्टिस्ट के पास जाते हैं, जो पुलिस की नजर से बचकर बिल्डिंग्स की दीवारों पर पेंटिंग्स और सिंबल बनाता है। शैलोक उसे सिंबल दिखाता है तो वो अपना पेंट स्प्रे वॉटसन की ओर फेंकता है और वॉटसन उसको पकड़ लेता है। सिंबल देखकर वो कहता है, शैलोक ये सिंबल मैंने कहीं देखा तो है, लेकिन इसका मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन किसी से पूछकर बता सकता हूँ। तभी अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है। अब शैलोक और ग्राफिटी आर्टिस्ट वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बेचारा वॉटसन हाथ में स्प्रे कैन लिए वहीं खड़ा रहता है। पुलिस ऑफिसर कहता है, तो जनाब चलिए ससुराल, वहीं जाकर पेंट करना।
ऑफिसर, ये आप क्या कह रहे हैं? इस तरह पब्लिक प्रॉपर्टी पर पेंटिंग करके पूछते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? सर, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, पेंटिंग मैंने नहीं इस आदमी ने की है। और ये कहकर वो मुड़ता है, लेकिन वहाँ ना तो आर्टिस्ट होता है ना ही शर्लॉक। फिर वॉटसन कहता है कि आर्टिस्ट तो भाग गया, लेकिन ये शर्लॉक मुझे छोड़कर क्यों भाग गया? और कंफ्यूज होकर वॉटसन बेचारा पुलिस स्टेशन चला जाता है और बहुत देर बाद घर लौटता है। अब उसे देखते ही शर्लॉक पूछता है, क्यों दोस्त, कैसा लगा? मुफ्त में शहर घुमाए? मुझे अपना दोस्त मत कहो शर्लॉक, मैं बहुत गुस्से में हूँ। इतनी देर लॉकअप में रहकर आ रहा हूँ और अगले मंगलवार को कोर्ट भी जाना है। ओह, मंगलवार को जाना है ना? फिलहाल तुम उस पुलिस ऑफिसर से ब्रेन की डिटेल्स मंगा कर लाओ। वॉटसन एक टैक्सी में जाता है तो कोई उसकी फोटो खींचता है। जब वो उस तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ पुलिस ऑफिसर वॉटसन को ब्रेन की एक डायरी देता है। यहाँ शर्लॉक वैनकून के ऑफिस जाकर उसकी सेक्रेटरी से पूछता है कि मरने से पहले वैनकून कहाँ गया था और क्या क्या किया। फिर शर्लॉक टेबल पर रखी हुई हैंड क्रीम को देखकर कहता है, तुम्हारी इतनी तनख्वाह तो नहीं होगी कि तुम ये क्रीम खरीद सको। जरूर वैनकून ने ही तुम्हें गिफ्ट दी होगी। सेक्रेटरी खामोश रहती है। फिर दोनों मिलकर वैनकून के सारे बिल्स देखते हैं तो पता चलता है कि मरने से पहले वैनकून चाइना जाकर लौटा था। फिर एक टैक्सी लेकर वो ऑफिस पहुंचा था। लेकिन एक और बिल भी होता है जिससे पता चलता है कि उसने ट्रेन में भी ट्रेवल किया था। लेकिन वैनकून ने टाउन स्टेशन टैक्सी में आकर फिर वहां से ट्रेन क्यों ली? तब शर्लॉक गैस करता है कि वैनकून टैक्सी में कोई भारी पार्सल आया था और उसे टाउन में डिलीवर करने के बाद वो ट्रेन में ऑफिस पहुंचा था। फिर उन्हें टाउन के एक रेस्टोरेंट का बिल भी मिलता है। अब शर्लॉक उस रेस्टोरेंट में जाता है और सोचने लगता है कि वैनकून यहीं आया होगा और किसी को पार्सल दिया होगा। लेकिन पार्सल में क्या रहा होगा? ये सोचते सोचते वो एक आदमी से टकराता है। अरे यार, ये तो वॉटसन है और उसके हाथ में ब्रेन की डायरी होती है। सुनो वॉटसन, वैनकून ने यहाँ किसी को एक पार्सल डिलीवर किया था और यहीं खाना भी खाया, लेकिन पता नहीं फिर वो कहाँ गया। शर्लॉक, वो उस दुकान में गया था। ये तुम्हें कैसे पता चला वॉटसन? एक्चुअली शर्लॉक, ये ब्रेन की डायरी है और वो भी उस दिन यहीं पर। इस डायरी में उसने उस दिन दुकान का एड्रेस भी लिखा है। चलो वहीं जाकर देखते हैं। फिर वे उस चाइनीज दुकान में जाते हैं जहाँ एक कप के नीचे बैंक में देखा गया सिंबल होता है। उस चाइनीज सिंबल का मतलब है नंबर 15। लेकिन पुराने चाइनीज सिंबल को बैंक में क्यों लिखा होगा? शर्लॉक कहता है सिर्फ वही नहीं, चेयरमैन की फोटो में उसकी आंखों पर जो लाइन बनाई है वो भी एक नंबर ही है और वो है नंबर 1। तो इन सिंबल्स का मतलब है 115। फिर वॉटसन कहता है, लेकिन 115 का असली मतलब क्या है? वॉटसन, मैंने वैनकून के सारे बिल्स चेक किए थे तो पता चला कि वैनकून अक्सर चाइना जाता था। मतलब ये कि शायद वो चाइना से कुछ स्मगल करके यहाँ लाता था। और याद है सेबेस्टर ने कहा था कि एक बार वैनकून ने $5 मिलियन गंवाए थे, लेकिन एक ही हफ्ते में उसने सब कुछ रिकवर कर लिया। ये तो सिर्फ स्मगलिंग करके ही हो सकता है। वैनकून की तरह ब्रेन भी एक स्मगलर ही था जो चाइना से कोई चीज स्मगल करके लाता था। फिर वॉटसन कहता है कि अगर ये बात है तो कोई इन दोनों का खून क्यों करेगा? वो इसलिए वॉटसन कि इन दोनों में से किसी ने स्मगल किया हुआ पुराना माल क्लाइंट को नहीं दिया होगा। वो तो ठीक है, लेकिन एक के बजाय दोनों को क्यों मारा होगा? शर्लॉक कहता है कि शायद खूनी नहीं जानता था कि दोनों में से कौन गद्दार है, इसलिए उसने सिंबल के जरिए दोनों को डराकर बाद में उनका खून कर दिया। अब इनकी बातों के बीच शर्लॉक सामने के घर को देखता है जिसके बाहर येलो पेजेस बुक पड़ी होती है जो बारिश में भीगी भी होती है। लेकिन बारिश तो 3 दिन पहले हुई थी, मतलब ये कि 3 दिन से इस घर में कोई नहीं है। ये सुलिन याओ का घर ही है। ये दोनों वहां जाकर कॉलिंग बेल बजाते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। शर्लॉक को लगता है कि इस घर के लोग छुट्टी पर कहीं चले गए हैं। इस तरह खिड़की खोलकर क्या कोई छुट्टी पर जाता है? ये कहकर शर्लॉक बंदर की तरह उछलकर अंदर चला जाता है और बेचारा वॉटसन चढ़ नहीं पाता और कहता है कि तुम अंदर जाकर दरवाजा खोलो। शर्लॉक अंदर जाकर एक फ्लावर पॉट को नीचे गिराने वाला होता है लेकिन एन वक्त पर पकड़ लेता है। लेकिन नीचे का कारपेट गीला होता है और लगता है कि फ्लावर पॉट पहले भी नीचे गिरा था। मतलब शर्लॉक के यहाँ आने से पहले कोई और इसी तरह से पॉट से टकराकर उसको नीचे गिरा दिया था। शर्लॉक घर को सर्च करता है तो वहाँ कारपेट पर एक फुटप्रिंट होता है जिसका साइज 8 है। छोटा साइज है लेकिन ये शूज तो एथलीट्स पहनते हैं। ये जानकर शर्लॉक वहाँ एक फोटो देखता है जिस पर छोटे हाथों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। फिंगरप्रिंट से लगता है कि इस आदमी के हाथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो किसी भी चीज को कसकर पकड़ सकता है और शायद यही हमारा स्पाइडरमैन है। लेकिन वो खिड़की खुली क्यों छोड़ेगा? वो इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यही हो सकता है कि वो इसी वक्त इस घर के अंदर है और कहीं छुपा हुआ है। शर्लॉक ये सब सोच ही रहा होता है कि वो पीछे से उसकी गर्दन कसकर पकड़ लेता है। अब शर्लॉक से चिल्लाया भी नहीं जाता और वो बड़ी मुश्किल से वॉटसन वॉटसन कहकर पुकारता है। बाहर से वॉटसन कहता है, शर्लॉक टॉयलेट में हो क्या जो इतनी दबी आवाज में बातें कर रहे हो? जल्दी दरवाजा खोलो यार। अपने घर पे टॉयलेट नहीं है क्या जो यहाँ किसी और के घर में तुम घुसकर टॉयलेट कर रहे हो? शर्लॉक कहने की कोशिश करता है, वॉटसन मेरे बाप, मैं टॉयलेट में नहीं हूँ, कोई मेरा गला दबा रहा है। लेकिन बेचारे की आवाज ही नहीं निकलती। अब वॉटसन चिल्लाता है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। तब जाकर वो आदमी शर्लॉक को छोड़कर वहां से भागता है। शर्लॉक अब उठकर देखता है कि उसके पास ब्लैक रोज जैसा कुछ पड़ा हुआ है। फिर वो धीरे से जाकर दरवाजा खोलता है और वॉटसन अंदर आता है। शर्लॉक कहता है कि वो घर लड़की को ढूंढ रहा था। अरे तुम इस तरह खांस क्यों रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें क्या हुआ है? शर्लॉक कहता है कि कुछ नहीं यार। ये कहकर वो नीचे से एक पेपर निकालता है। ये वही पेपर है जो सुलिन याओ के कलीग ने उसके लिए यहाँ छोड़ दिया था। पेपर खोलते ही पता चलता है कि ये म्यूजियम का पेपर है। अब दोनों म्यूजियम में जाते हैं और सुलिन याओ के कलीग से सवाल करते हैं। वो बताता है कि सुलिन याओ
अचानक से नौकरी छोड़कर चली गई। यहाँ देखिए 400 साल पुराने टी पॉट्स को उसने कैसे चमका दिया है। इतनी पुरातन चीजों पर वो काम कर रही थी। शेरलॉक देखता है कि सिर्फ एक पॉट चमक रहा होता है, बाकी सब तो पुराने ही दिखते हैं। फिर वो दोनों सुलिन याओ का वर्क एरिया देखते हैं। वहाँ के स्टैचू को देखकर इन्हें बात समझ में आने लगती है, क्योंकि उन स्टैचू पर भी वही चाइनीज सिंबल बना होता है, जिसका मतलब 115 है। इससे साफ जाहिर होता है कि वैन कुन और ब्रेन की तरह सुलिन याओ का भी खून होने वाला है, लेकिन वो किसी भी तरह खूनी से बचकर कहीं छुपी हुई है और इसीलिए खूनी उसका कत्ल करने के लिए उसके घर पहुंचा था। पर सुलिन याओ वहाँ नहीं थी। म्यूजियम के बाहर उन्हें वही ग्राफिटी आर्टिस्ट मिलता है जो उन्हें एक जगह पर लेके जाता है। वॉटसन कहता है, यार तुम दोनों उस दिन की तरह मुझे छोड़कर फिर मत भाग जाना। अब आर्टिस्ट उन्हें एक दीवार पर बनी पेंटिंग दिखाता है, जिसमें बिल्कुल उसी सिंबल जैसा कुछ बना होता है। मतलब यहाँ हमें और क्लूज मिल सकते हैं। शेरलॉक और वॉटसन अलग अलग दीवारों पर चेक करते हैं। एक ट्रैक के पास बड़ी दीवार होती है जिस पर कई सिंबल्स बने होते हैं और देखते ही वॉटसन शेरलॉक को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर वो सीधे जाकर शेरलॉक को उस जगह पर लेके आता है, लेकिन तब तक दीवार बिल्कुल खाली होती है। गॉड प्रॉमिस यार शेरलॉक, मैंने यहीं पर सिंबल देखे थे। तब शेरलॉक वॉटसन का सर पकड़कर कहता है, कंसंट्रेट करो वॉटसन, उस सिंबल को याद करने की कोशिश करो। अबे ओ शेरलॉक, मेरा सर पकड़कर तुम ये क्या कर रहे हो? ध्यान से सुनो वॉटसन, इंसान के दिमाग की एक्यूरेसी सिर्फ 62% होती है। तुम्हें जो भी याद है मुझे बताओ। मुझे तो सारे सिंबल याद है। शेरलॉक कहता है कि सारे सिंबल कैसे याद हो सकते हैं वॉटसन? यार शेरलॉक, तुम कितने भोले हो। दीवार को देखकर मैंने उन सिंबल्स की फोटो ले ली थी, ये देखो। और मोबाइल पर फोटो देखकर शेरलॉक की बोलती बंद हो जाती है। फिर घर लौटकर दोनों उन सिंबल को डिकोड करते हैं और उन्हें कई नंबर्स भी मिलते हैं, लेकिन इन नंबर का मतलब क्या है और मैसेज क्या है वो सब तो सुलिन याओ ही हमें बता सकती है। सुलिन याओ के बारे में जानने के लिए वे फिर म्यूजियम जाते हैं। अब शेरलॉक देखता है कि कल एक ही पॉट चमक रहा था, लेकिन आज वहाँ के 2 पुराने पॉट चमक रहे हैं। मतलब कि सुलिन याओ यहीं कहीं छुपी हुई है। देर रात को सुलिन याओ बाहर आकर पुराने पॉट्स पर काम करना शुरू करती है। अब शेरलॉक भी वहीं होता है और पूछता है, सुलिन याओ यहाँ चल क्या रहा है, प्लीज हमें सब कुछ बताओ। सुलिन याओ बताती है कि द ब्लैक लोटस नाम का एक चाइनीज कल्ट ग्रुप है जिसमें मैं भी मेंबर हुआ करती थी और हमने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ लंदन में आ गई और मैं यहाँ पर नौकरी भी करने लग गई। लेकिन सुलिन याओ, यहाँ 2 लोग मारे गए हैं और दोनों के घर में सारे दरवाजे बंद थे। कोई ऊंची दीवार चढ़कर खिड़की से इनके घर में आया और दोनों को मार डाला। क्या तुम उस कातिल के बारे में कुछ जानती हो? सुलिन याओ बताती है कि वो मेरा भाई है और उसका नाम स्पाइडर है। वो कहीं भी चढ़ सकता है और कुछ भी कर सकता है, कोई उसे ट्रेस भी नहीं कर सकता। वो पूछता है कि उन दोनों ने उसका खून क्यों किया। वो बताती है कि एक्चुअली एक स्मगलर कोई कीमती चीज यहाँ स्मगल करके लाया था, लेकिन उसने ब्लैक लोटस को इस बारे में नहीं बताया और ब्लैक लोटस ग्रुप ये नहीं जानता कि ये काम किसी स्मगलर ने किया, इसलिए वे एक एक करके सारे स्मगलर्स को मार रहे हैं। अब इस काम के लिए मेरा भाई मुझसे मदद मांगने आया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। फिर भी वे मुझे नहीं छोड़ने वाले, इसलिए मैं म्यूजियम में छिपी हुई हूँ। ब्लैक लोटस ग्रुप की चीफ का नाम शॉन है और मेरा भाई स्पाइडर उसका खूब कहना मानता है। तब वो कहता है कि सुलिन याओ, इन फोटोज को देखकर बताओ कि इन नंबर्स का क्या मतलब है। वो कहती है कि इन नंबर्स को तो सभी स्मगलर डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि हर स्मगलर के पास एक बुक होती है जिसकी मदद से सभी इसको डिकोड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हर स्मगलर के पास में एक तरह का टैटू बना होता है। और ये कहकर सुलिन याओ नंबर्स को डिकोड करने वाली होती है कि वहाँ एक आवाज आती है। सुलिन याओ शॉक हो जाती है क्योंकि स्पाइडर वहाँ आ चुका था। शेरलॉक और वॉटसन स्पाइडर को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उसके हाथ नहीं लगता और सुलिन याओ का कत्ल करके चला जाता है। अब दोनों पुलिस ऑफिसर के पास जाकर कहते हैं कि सुलिन याओ भी मर चुकी है। अब उन नंबर्स को रिकॉर्ड कौन करेगा? वो पुलिस को कहते हैं कि हम लोग पुलिस का काम कर रहे हैं और तुम पुलिस होकर कुछ नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि वैन कुन और ब्रेन दोनों स्मगलर्स हैं और वे ब्लैक लोटस नाम के चाइनीज कल्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पुलिस चिढ़कर कहता है कि अपनी बात को प्रूव करके दिखाओ। अपनी बात को प्रूव करने के लिए शेरलॉक मुर्दा घर में काम करने वाली मॉली नाम की औरत से मिलता है। मॉली, तुम ही वैन कुन और ब्रेन की लाशों की जांच करने वाली हो ना? हाँ, वो दोनों मेरी लिस्ट में है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज मुझे उन दोनों की लाशें दिखाओ। सॉरी शेरलॉक, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं मॉली, पर तुम्हारे इस नए हेयर स्टाइल में तुम बहुत सुंदर दिखती हो। और ये सुनकर मॉली उस तरफ मुड़कर शर्मा रही होती है। शेरलॉक के मुंह से तारीफ सुनकर वो खुश हो जाती है और दोनों लाशें बाहर निकालती है। मॉली मुंह दिखाए की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ उनके पैर देखने हैं। दोनों लाशों के पैर पर स्मगलर्स का सिंबल होता है। पुलिस ऑफिसर को विश्वास हो जाता है और कहता है, तुम सच कह रहे थे शेरलॉक, अब हमें क्या करना चाहिए? वो कहता है, मुझे इन दोनों के घर में रखे हुए सारी बुक चाहिए। सुलिन याओ ने कहा था कि सभी स्मगलर्स के पास नंबर को डिकोड करने की बुक होती है। अब ऑफिसर्स दोनों के घर से सारी बुक्स लाकर शेरलॉक को देते हैं। फिर वो सुलिन याओ के डेस्क से कुछ पेपर्स भी शेरलॉक को देता है। अब दोनों रात भर सारी किताबें चेक करते हैं। कोड नंबर्स के अनुसार वे कुछ किताबें चुनते हैं और अगले कोड नंबर से पेज नंबर सेलेक्ट करके फिर उस पेज के शब्दों को किसी ऑर्डर में जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इस तरह वे रात भर कई कॉम्बिनेशन में मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। अब रात भर जागने की वजह से वॉटसन अपने नए ऑफिस में जाकर सो रहा होता है। सारा पूछती है कि पहली बार ऑफिस आए हो और इस तरह सो रहे हो, लेकिन वॉटसन कोई बहाना करके सारा को डेट पर बुलाता है और सारा भी मान जाती है। घर लौटकर वॉटसन शेरलॉक को कहता है कि बाकी बुक्स तुम खुद ही चेक कर लो, आज तो मैं डेट पर जा रहा हूँ, तुम अभी
बच्चे हो, डेटिंग वेटिंग नहीं समझोगे शेरलॉक। मैंने तो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला वॉटसन। एक्चुअली मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो सर्कस के 2 टिकट्स और अपनी डेट के साथ सर्कस एंजॉय करो। दुनिया के तुम पहले आदमी हो जो सर्कस में जाकर अपनी डेट मनाओगे। वॉटसन भी खुशी से टिकट्स लेकर सारा के साथ सर्कस में चला जाता है। अब काउंटर में बैठा आदमी पूछता है कि सर इसमें तो 3 लोगों की टिकट्स हैं, तीसरा मेंबर कहाँ है? इतने में शेरलॉक एंट्री मारता है कि तीसरा आदमी मैं हूँ। वॉटसन गुस्से में कहता है कि डेट पर तो 2 लोग जाते हैं शेरलॉक, इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो यार। देखो वॉटसन, मैं तुम्हारी डेट बिगाड़ने नहीं आया हूँ। क्या तुम जानते हो ये चाइनीज सर्कस है और ये भी नामुमकिन है कि स्पाइडर यहाँ आया होगा। मैं अपना काम करता हूँ और तुम अपना एंजॉय करो। फिर वॉटसन सारा के साथ बैठकर सर्कस देखने लगता है। तब वहाँ चाइनीज स्पाइडर के नाम पर एक आदमी आता है और एक लंबा कपड़ा फाड़कर कई सारे खतरनाक करतब दिखाने लगता है। शेरलॉक उसे बैक स्टेज से देख रहा होता है और सोचता है कि यही स्पाइडर होगा। ऊपर से वहाँ कई स्प्रे पेंट के कैंस भी होते हैं। अब उन्हें देखकर तो शेरलॉक को यकीन हो जाता है, लेकिन तभी एक कॉस्ट्यूम पहनकर शेरलॉक से लड़ने लगता है। शेरलॉक उससे खूब लड़ता है और उस पर पेंट भी स्प्रे करता है, लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं होता। अब लड़ते लड़ते शेरलॉक धड़ करके स्टेज पर आ गिरता है। तभी वॉटसन शेरलॉक की मदद के लिए आगे आता है। वो आदमी दोनों को उठाकर पटक देता है। इतने में सारा आकर उस आदमी को घायल कर देती है और इन दोनों को बचा लेती है। शेरलॉक देखता है कि उस आदमी के पैर पर भी वही सिंबल होता है। अब दोनों ये बात पुलिस ऑफिसर को बताते हैं, लेकिन वो कहता है कि तुम दोनों को अब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है, सिर्फ गैस करके तुम मुझे कहानी सुना रहे हो। तुम्हारी कहानी पर यकीन करके अगर मैं इन्वेस्टिगेट करने लगा तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। शेरलॉक और वॉटसन घर लौटते हैं और सारा भी उनके साथ आई होती है और कहती है गाइस मुझे भूख लगी है। अब उसे इम्प्रेस करने के लिए वॉटसन खाना बनाना चाहता है और फ्रिज खोलता है। फ्रिज में फूड आइटम तो क्या हवा भी नहीं होती। फिर वो छुपके से नीचे जाकर मिसेस हडसन का बनाया हुआ खाना चोरी करके लाता है और फिर उसे सारा को इस तरह देता है जैसे उसने खुद बनाया हो। एक और शेरलॉक बुक्स में क्लू ढूंढ रहा होता है। तब तक सारा खाना खा चुकी होती है और फिर पूछती है कि ये सिंबल्स नंबर को दर्शाते हैं राइट, और ये नंबर्स किसी शब्द को दर्शाते हैं, है ना? अच्छा ये सब तुम कैसे जानती हो? सारा एक कागज दिखाकर कहती है तुमने ये ऑलरेडी डिकोड करके जो रखा हुआ है। दरअसल सुलिन याओ ने इसमें 2 लेटर्स को डिकोड करके लिखा होता है और वो है 9 मिलियन। पूरा डिकोड करने से पहले स्पाइडर ने इसको मार डाला था। अगर सुलिन याओ इसे डिकोड कर पाती तो डिकोड करने की बुक म्यूजियम में जरूर होगी। ये कहकर शेरलॉक तेजी से बाहर जाता है तो 2 टूरिस्ट से टकरा जाता है और उनकी बुक नीचे गिर जाती है। अब शेरलॉक उसको उठाकर वापस करता है। कुछ ही दूर पर एक और टूरिस्ट के हाथ में भी वही बुक होती है। लंदन में दिखने वाली जगहों की डिटेल्स उस बुक में होती है, इसलिए टूरिस्ट उस बुक को खरीदते हैं। अब शेरलॉक को लगता है कि शायद इसी बुक में पहले का हल होगा। वो एक टूरिस्ट से बुक छीन लेता है और डिकोड किए हुए नंबर्स को मैच करके देखता है। तब जाकर उन्हें पहले का हल मिलता है। उन सिंबल के द्वारा ये मैसेज दिया गया था कि जेड पिन नाम की एक पुरातन वस्तु चुरा ली गई है। इसकी कीमत $9 मिलियन है। जिसने भी उसको चुराया है जल्दी से उसे ब्लैक लोटस के सीक्रेट अड्डे पर पहुंचा दो। हमारा अड्डा ट्रामवे में है। अब इस मैसेज को डिकोड करके शेरलॉक घर आता है, लेकिन वहाँ वॉटसन और सारा नहीं होते। इतना ही नहीं, शेरलॉक के घर में भी वही सिंबल्स बने होते हैं जिनसे ब्रेन, वैनकून और सुलिन याओ को डराया गया था। अब शेरलॉक समझ जाता है कि ब्लैक लोटस ग्रुप ने वॉटसन और सारा को किडनैप कर लिया है। अब शेरलॉक को ट्रामवे नाम की जगह का पता लगाना होगा। ब्लैक लोटस की चीफ शॉन वॉटसन से पूछती है कि तुम ही शेरलॉक हो ना? और मेरा इतना खराब नाम क्यों होगा? मेरा नाम वॉटसन है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे वॉलेट में शेरलॉक का क्रेडिट कार्ड है। अरे मेरी माँ, वो शेरलॉक का कार्ड है, मैंने शॉपिंग करने के लिए लिया था। लेकिन तुम्हारे पास से हमें शेरलॉक का चेक भी मिला है। वो तो उस सेबेस्टियन ने शेरलॉक को दिया था और मैंने शेरलॉक से चेक उड़ा लिया था। झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम ही शेरलॉक हो। खैर वो सब छोड़ो, प्रॉब्लम यह है कि हमारे किसी स्मगलर ने हमारी परमिशन के बिना एक कीमती चीज चुरा ली है और तुम इतने स्मार्ट हो कि अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। जो कुछ भी जानते हो हमें बता दो, वरना इस लड़की को खत्म कर दूंगी। ये कहकर सारा को एक ट्रैप में फंसाया जाता है। एक बोरी से लटकाकर रेत गिर रही होती है और जब बोरी का वेट कम होगा तो लोहा ट्रिगर पर लगेगा और तब एक तीर रिलीज होकर सीधे सारा को चीर देगा। ये सर्कस की कोई ट्रिक होती है। वॉटसन के लाख बताने पर भी कि वो शेरलॉक नहीं है, शॉन नहीं मानती। सारा मौत के बहुत ही करीब होती है और तब वहाँ शेरलॉक आ जाता है। अब शॉन शेरलॉक को शूट करने जाती है, लेकिन शेरलॉक कहता है इस घुमावदार टनल के अंदर गोली चलाओगी तो बुलेट वापस तुम पर भी लग सकती है। ये सुनकर शॉन शूट नहीं करती। अब इसी बीच शेरलॉक वहाँ के लोगों से लड़ने की कोशिश करता है। स्पाइडर भी वहीं होता है। शेरलॉक उन लोगों से और लड़ नहीं पाता और रेत की बोरी भी लगभग खत्म हो जाती है। लोहा ट्रिगर पर लगता है और तीर छूटने वाला होता है कि ऐन वक्त पर शेरलॉक ट्रिगर घुमा देता है और तीर सारा को नहीं लगता बल्कि स्पाइडर को लग जाता है और स्पाइडर स्पॉट पर ही मर जाता है। ब्लैक लोटस की चीफ शॉन वहाँ से बचकर बाहर निकलती है। फिर पुलिस भी आ जाती है। अब शेरलॉक और वॉटसन जेड पिन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। शेरलॉक कहता है कि लगता है वो हेयर पिन है। मजाक मत करो शेरलॉक, हेयर पिन और वो भी $9 मिलियन की। वॉटसन वो बहुत ही पुरानी चीज है और किसी रईस खानदान के मेंबर ने उसका इस्तेमाल किया होगा, इसलिए उसकी कीमत इतनी ज्यादा है। लेकिन वो पिन किसने ली होगी? ब्रेन तो ये काम कर नहीं सकता, ये जरूर वैनकून का ही काम होगा। जब मैं वैनकून के घर गया था तो उसके बाथरूम में एक हैंड सोप था जो सिर्फ लेडीज यूज करती हैं। यही नहीं, हैंड सोप बनाने वाली कंपनी एक हैंड क्रीम भी बनाती है जो मैंने वैनकून की सेक्रेटरी के पास देखा था। अब शेरलॉक वैनकून की सेक्रेटरी के पास जाकर पूछता है कि तुम्हारा और वैनकून का अफेयर चल रहा था राइट? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे हैंड क्रीम जैसा एक हैंड सोप उसके घर में है जो सिर्फ लेडीज के लिए
बनाया है। तुम जब उसके घर जाती हो तो वही सोप लगाती हो, राइट? देखिए सर, वो तो पुरानी बातें हैं, अभी आपको क्या चाहिए? अच्छा ये बताओ कि क्या वैनकुन चाइना से तुम्हारे लिए कोई खास गिफ्ट लेके आया था? हाँ, उसने मुझे ये हेयर पिन दिया था। ये कहकर वो एक हेयर पिन निकाल देती है और कहती है कि सर ये तो बहुत सस्ती है, इसको तो $1-2 में बेचते होंगे। शेलो कहता है कि पागल लड़की, इसकी कीमत $1 नहीं $9 मिलियन है। और ये सुनकर सेक्रेटरी का शरीर कांपने लगता है। शेलो हंसकर उस जेड पिन को उठा लेता है। चलो भाई, ये केस भी आखिरकार सॉल्व हो गया। वॉटसन सेबेस्टियन के पास जाता है और एक भारी रकम लेके आता है, लेकिन शॉन तो बचकर निकल गई। उसका क्या? उसकी चिंता हम क्यों करें वॉटसन, हमने नंबर्स को रिकॉर्ड किया और केस खत्म। इनकी बातों के बीच बाहर एक ग्राफिटी आर्टिस्ट स्प्रे कैन से आंख जैसा कुछ ड्रॉ करता है। ये दोनों उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि ये कोई नॉर्मल ग्राफिटी आर्टिस्ट होगा। उसी वक्त शॉन एम नाम के किसी आदमी से ऑनलाइन कॉल पर बात कर रही होती है। वो कहती है कि हमने पक्का प्लान बनाकर रखा था, लेकिन पता नहीं वो शैलो कहां से अटका। वो जरूर तुम्हारा पता लगा लेगा, इसलिए तुम भी सेफ रहना। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तभी कंप्यूटर पर एम का मैसेज आता है कि मुझे कोई ट्रेस नहीं कर सकता, शेरलॉक मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। और अचानक शॉन के माथे पर एक लेजर लाइट का पॉइंट लगता है और वो खत्म, वो स्पॉट पर ही मर जाती है। एम नहीं चाहता कि शॉन के जरिए कोई उस तक पहुंचे और इसीलिए वो शॉन को खत्म कर देता है। एम का पूरा नाम है मोरालिटी। मोरालिटी कौन है, ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसके बारे में तो आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड का केस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए उसको जरूर देखिए। दोस्तों इसके अगले पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपको स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा होगा, तो जाइए और एंजॉय करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।